गुड इवनिंग, नमस्कार। आप बढ़िया हैं? वैसे तो आगरा से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इस बिजनेस के सिलसिले में न जाने हम कितनी बार आगरा आए हैं, लेकिन आज आगरा आने का मजा ही कुछ और है। आज हम आपसे बात करेंगे, आज हम आपको कुछ बताएंगे अपने बारे में। आज हम आपको बताएंगे हम इस बिजनेस में कैसे आए। आज हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को पसंद करते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस से हमें क्या मिला, आपको क्या मिल सकता है। और सेकंड सेशन में हम बताएंगे कि उन सारी चीज़ों को आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। तो कुछ भी हम बताने से पहले सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं उस ऊपर वाले को, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। ये हमारा मानना है, पता नहीं आप क्या मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है। उसके बाद हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा और इस लायक बनाया कि हम जिंदगी में कुछ कर सकें। हमारे भाई साहब भाभी जी जिनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिन्होंने हमें इस बिज़नेस में सफल होने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद ये बहुत ही बड़ा कॉरपोरेशन जिसको एमवे कहते हैं, लाख लाख शुक्र है इसका, क्योंकि दुनिया में ये ना होता तो शायद न जाने कितने लाख लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने से चूक जाते हैं। उसके बाद एक खूबसूरत सिस्टम जिसकी वजह से हम इस बिज़नेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना पाए। और हमारी ज़िंदगी में दो बहुत ही खूबसूरत कपल हैं, जिसमें एक का नाम है राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा। आप इनके लिए जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं। और दूसरी शख्सियत है सचिन व अलका शर्मा, इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। ये दोनों कपल वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस बिजनेस में अपने बच्चे की तरह पाला, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम विनोद है और ये है मेरी पत्नी संगीता। हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत बिजनेस जिसको हम एमवे कहते हैं बिल्ड कर रहे हैं। हम दो भाई हैं, एक बहन है। मेरे से बड़े भाई साहब टीचर हैं और बहुत खुशी की बात है कि वो इस बिजनेस में हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। वो फाउंडर प्लेटिनम है इस बिजनेस में। उनका नाम है प्रमोद एंड शर्मिला चौधरी। आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे उनसे। हमारी एक सिस्टर हैं जो कि शादीशुदा हैं। हमारे जो जीजा जी हैं वो सेंट गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे पद पर हैं, ऑफिसर के पद पर विराजमान हैं और वो भी इस बिजनेस में बहुत सफल हैं, जिनका नाम है सुधीर एंड संगीता सिंसिनवार। आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित हैं। हमारी ज़िंदगी की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। हम एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए और जब पैदा हुए तो बहुत ही छोटे थे। यहाँ पर ऐसे कितने लोग मौजूद थे जो पैदा हुए जब छोटे थे? लगभग सभी। तो इससे सीधा सा एक मैसेज है कि भगवान ने जब हमें पैदा किया तो सबको एक जैसा पैदा किया या किसी को कुछ डिफरेंट बना के भेजा? कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने ऊपर से भेजा हो स्टैंप लगा के कि ही इज ए सीए, किसी के मोहर लगाई ही इज ए डॉक्टर, नीचे जाके ये बनेगा आर्किटेक्ट, ये बनेगा किसान, ये बनेगा बेरोजगार। ऐसा कभी भगवान ने भेजा? जब हम पैदा हुए तो सब एक जैसे थे, लेकिन हुआ क्या, जिस माहौल में हम पैदा हुए, जो हमें सिखाया गया, जो हमने सीखा, कैसे वातावरण में हम रहे, हम वैसे ही बनते चले गए। सच है? यस। तो हमारी जिंदगी में इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि आखिर हम किस वातावरण में रहते हैं। हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पर ज्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे फादर एक बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं अभी कुछ साल पहले। मेरे ताऊ जी एक लेक्चरर हुआ करते थे। मेरे एक चाचा जी डॉक्टर हैं, एक चाचा जी तहसीलदार हैं और एक चाचा जी बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं।
तो जब आप ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हो, तो बचपन से एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है आपको कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। हम इसी डगर पर चल पड़े, पढ़ाई शुरू की। हमारी ज्यादातर शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है। पढ़ते 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 एक टर्निंग पॉइंट आता है हर एक की लाइफ में। हर एक की लाइफ में उसको चूज करना पड़ता है कि आखिर आप बनना क्या चाहते हैं। और इनफैक्ट चूज नहीं करना पड़ता, चूज करवा दिया जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। मेरा बेटा बोले उससे पहले बोल बोल के उस पर थोप दिया जाता है कि ये क्या बनेगा। तो हमें भी समझा दिया गया कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और हमें एक सब्जेक्ट दिलवा दिया गया जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। हम मैथ की क्लासों में जाने लगे, लेकिन एक घटना घटी। और क्या घटना घटी, हमारे पड़ोस में किसी का सिलेक्शन MBBS में हो गया। तो हमारे फादर की इच्छा बदल गई और उनकी इच्छा क्या होगी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो हमारा सब्जेक्ट बदलवा के क्या करवा दिया, बायोलॉजी दिलवा दी गई हमें। अब हम बायोलॉजी में जाने लगे। बायोलॉजी में जाने लगे, चूंकि हमारी ना इच्छा डॉक्टर की थी ना इंजीनियर की थी, तो हम दोनों में से कुछ भी नहीं बन पाए। और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में जब हमारा एडमिशन हो रहा था, तो हम इंग्लिश में बड़े अच्छे रहे शुरू से ही, बचपन से ही बहुत अच्छी थी हमारी इंग्लिश। तो हमने अपने पेरेंट्स को कहा, हमारे भाई साहब को कहा कि हमें इंग्लिश ऑनर्स दिलवाइएगा, इंग्लिश लिटरेचर दिलवाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे को केमिस्ट्री ऑनर्स लेनी है। और हमें केमिस्ट्री ऑनर्स थोप दी गई, ली नहीं गई, थोप दी गई। और जैसे ही हम केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लास में जाने लगे, तो हमारे फादर के दोस्त के बच्चे का एडमिशन B फार्मा में हो गया। तो हमारे फादर की फिर इच्छा बदल गई, बोले अब ये फार्मासिस्ट बनेगा। तो हम फार्मेसी के लिए एडमिशन लेने लगे, फार्मेसी में एडमिशन ले लिया हमने। तो हमारी जिंदगी में ज्यादातर ऐसा ही होता है, हमारी जिंदगी के ज्यादातर निर्णय हम नहीं लेकर के कोई दूसरा ले रहा होता है। जैसे हमें कब इस धरती पर आना है, कौन सी स्कूल में हमें पढ़ना है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, हमें क्या बनना है, और मैक्सिमम हमारी शादी किससे होनी है। आजकल तो लोग फिर भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगे हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, जो ऊपर वाला होता है ना, वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। आप इस बात को मानते हैं? पर मैं इस बात को बहुत ज्यादा मानता हूं कि ऊपर वाला जो करता है वो बहुत ही अच्छा करता है। इसका मतलब ये नहीं है जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। जैसे जब हमारा एडमिशन B फार्मेसी में करने का निर्णय हुआ और जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए, तो वहाँ हमारी एक साथी से वहाँ पर मुलाकात हुई, जो बाद में चल के हमारे बहुत अच्छे दोस्त बने और बाद में चल के वो MBA में हमारे स्पॉन्सर बने। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये B फार्मेसी में एडमिशन लेने का डिसीजन नहीं हुआ होता, तो शायद हम MBA बिजनेस में नहीं आए होते और हम आपसे बात नहीं कर रहे होते। तो B फार्मेसी में एडमिशन लिया, बड़े आराम से मजे से हमने B फार्मेसी की, क्योंकि फार्मासिस्ट बनने का भी शौक नहीं था या ड्रीम नहीं था हमारा। फार्मेसी फाइनल ईयर के एग्जाम हमने दिए, रिजल्ट आया नहीं था। एक अखबार में एक ऐड निकली थी कि आवश्यकता है कुछ एनर्जेटिक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की। हम नए नए थे, हमने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग करके आए बॉम्बे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही फील्ड में आके काम करने लगे तो हमें पता चला कि ये नौकरी आसान नहीं है, क्योंकि जो नौकरी हमें मिली थी वो नौकरी हमारी प्रकृति के बिल्कुल ही विपरीत थी। जैसे बचपन से हमारा एक ड्रीम रहा है कि हम घर में ही रहें, हमें घर से बाहर निकलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आज भी हम इस बिजनेस के लिए घर से बाहर निकलते हैं, बिजनेस के अलावा हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो घर से बाहर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस नौकरी में बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ता था। दूसरी चीज, हमें लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं है। अब तो खैर बहुत ज्यादा पसंद है, पर इस बिजनेस से पहले हमें लोगों से मिलना पसंद नहीं था, लेकिन उस नौकरी में बहुत लोगों से मिलना पड़ता था। तीसरी चीज, हम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मार्केटिंग में जॉब करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि नौकरी को बचाने के लिए उनको बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है। चौथी चीज, उस नौकरी में झूठ बहुत बोलना पड़ता था।
बॉस को पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को पता है बॉस झूठ बोल रहा है और मैं बॉस से कह रहा हूँ सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉस का फोन आ रहा है, मैं घर वालों को कह रहा हूँ मना कर दो, मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें नौकरी बचाने के लिए करनी पड़ती थी, लेकिन दिल अलाउ नहीं करता था। उससे भी ज्यादा चैलेंज क्या था, जब डॉक्टर के पास कॉल करने जाते थे और विजिटिंग कार्ड अंदर पहुंचता था तो डॉक्टर अंदर से एक आवाज आती थी 5 मिनट वेट करें। अब वो 5 मिनट 5 भी हो सकती थी, वो 5 मिनट 10 भी हो सकती थी, वो 5 मिनट 15 भी हो सकती थी, वो 5 मिनट कितनी भी हो सकती थी। तो उस समय जब हम वेट कर रहे होते थे तो बड़ा अंदर से एक हीन भावना आती थी और लगता था कि क्या जिंदगी में जन्म इसीलिए लिया था, क्या जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यही था। ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होती थी। और आपको पता है इस चीज को क्या कहते हैं, इस बिजनेस में आके हमें पता चला इस चीज को बोलते हैं एनालिसिस करना। इंसान अपने आप से क्या एनालाइज कर रहा है। इस बिजनेस में आके मुझे पता चला कि जिंदगी में सफल और असफल इंसान में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि असफल इंसान कभी भी सेल्फ एनालिसिस नहीं करता और सफल इंसान हमेशा ये एनालाइज करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां जा सकता हूं। तो हम भी इसी तरह एनालाइज कर रहे थे और लास्ट में हम एक डिसीजन पर पहुंचे। रोजाना एनालाइज कर करके हम एक डिसीजन पर पहुंचे कि हमें ये नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि हम इस फील्ड में फिट नहीं बैठते हैं और जिस फील्ड में आप फिट नहीं बैठते हो उस फील्ड में आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिस काम में आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेके करोगे उस काम में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो हमने डिसीजन लिया कि हम नौकरी को बदलेंगे और हम प्रोडक्शन में जाएंगे। और नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए हम गाजियाबाद चले गए। इसको ईश्वर की मर्जी कहते हैं, हम कहीं और भी जा सकते थे लेकिन हम गाजियाबाद चले गए और वहां पर हमारा एक अजीज मित्र रहता था। सारे दिन हमने कुछ कंपनियों में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम शाम को अपने दोस्त के घर पे रुके हुए थे। और हमारा दोस्त के घर पे जब हम रुके हुए थे तो हमारा दोस्त किसी लड़की को कुछ समझा रहा था और बहुत समझाने के बाद भी उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने उससे ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्या समझा रहे हो जो इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा आप भी बैठ जाओ। और जब हम बैठे उसने समझाया तो वो चीज हमें पहली बार में समझ में आ गई। और आपको पता है वो क्या था, वो एमवे का प्लान था। और बहुत मजे की बात ये हुई कि उस लड़की को आज तक भी समझ में नहीं आया कि क्या है। तो उस दिन से हमारा ये मानना है कि ये एमवे बिजनेस उसी को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। अगर आज आपको कोई यहां पर लेकर आया है और आपको लगता है कि मेरे को जबरदस्ती ले आया है, ऐसा नहीं है। आज भगवान की कुछ कृपा आप पर है जिसकी वजह से आप यहां आ गए हो। और अगर बहुत ज्यादा कृपा आप पर हो गई उसकी बैठे बैठे तो हो सकता है आप इस बिजनेस में हो जाओ। और अगर उसकी कृपा आप पर बनी रही तो हो सकता है एक दिन आप सेमिनार ले रहे हो और हम उसको सुन रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिजनेस समझ आया। शाम को 7 बजे उस समय बिजनेस में दिखाए गए थे लगभग 40,000 आते हैं। तो आज तो 40,000 की कोई खास वक्त नहीं है, लेकिन आज से लगभग 7-8 साल 10 साल पहले 40,000 की कुछ वक्त थी। तो जब 40,000 समझाया गया किसी आदमी को जिसको नौकरी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता हो, तो सारी रात हमें नींद नहीं आई। और नींद क्या सोच के नहीं आई कि ये 40,000 जब आएंगे तो क्या होएगा, किस तरह से हम इसको खर्च करेंगे। हमने ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, लोग इस बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे। हम सिर्फ एंड रिजल्ट पे पहुंच गए कि जिस दिन 40,000 आएंगे उस दिन ये खर्च कैसे होंगे। और वो खर्च करते करते सारी रात निकल गई कि हम वहां खर्च करेंगे, वहां खर्च करेंगे, वहां खर्च करेंगे। 1 मिनट नहीं सो पाए। सुबह चलने की तैयारी थी, हम नहाने के लिए उसके बाथरूम में जा रहे थे। तो हमारा जो दोस्त था वो इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसने भक्के एक शैम्पू हमें ला के दिया। उसने कहा देख ये वो शैम्पू है जिस बिजनेस को मैंने शाम को समझाया था, ये उसी कंपनी का शैम्पू है। तो एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि मिडिल क्लास फैमिली में पलते पलते बड़े होते होते हम एक चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं।
रेट देखने के, है ना, और रेट देख के ये डिसाइड करते हैं कि चीज अच्छी है या बुरी है। तो जैसे ही हमने उसके रेट देखे तो सारी रात की नींद उड़ी हुई थी, सुबह बिल्कुल ज्यादा उड़ गई। मैंने कहा इतना महंगा शैंपू, ये शैंपू खैरतन में कोई यूज नहीं करेगा। आप गाजियाबाद में रहते हो, दिल्ली वाले काम में ले सकते हैं, पर हमारे वहां पे लोग इतना महंगा शैंपू काम में नहीं ले सकते। दोस्त ने कहा ठीक है, आपके वहां पे लोग इस शैंपू को काम में नहीं ले सकते, लेकिन अभी तुम तो लेके देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी तुम इस शैंपू से नहा के देखोगे तो महंगा तुम्हें पड़ेगा या मुझे? मैंने कहा अभी तो आपको ही लगेगा। तो बोले अभी दिमाग को क्यों तोड़ रहे हो, अभी कम से कम नहा के तो देखो। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो उसने हमें समझाया कि शैंपू को जब आप दबाओगे प्लंजर को, तो एक बार दबाने से 0.5 ml बाहर आएगा, जिसकी कीमत उस समय 55 पैसा हुआ करती थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है। और 2 बार अगर लगाया तो 1 रुपये 10 पैसे में आप नहा लोगे। इसको बोलते हैं कि देखने में ये सामान आपको महंगा लग सकता है, लेकिन कॉस्ट पर यूज ये सामान सस्ता पड़ता है। तो एमवे बिजनेस की ये चीज कि सामान महंगा है या सस्ता, या कॉस्ट पर यूज सस्ता पड़ता है, हमें इस बिजनेस में आने से पहले ही पता लग गई थी। और जब हम नहा के आए तो हमें वो शैंपू बहुत पसंद आया। हमने डिसीजन लिया हम इस बिजनेस को करेंगे। हम अपने घर पे आए, सबसे बड़ा चैलेंज था पैसे लेना घर वालों से। कमाकर घर वालों को देते थे, लेकिन कोई भी डिसीजन घर वाले हमारे लिए करते थे। तो सबसे पहले भाई साहब को समझाया कि देखो कितना प्यारा काम है, एक दिन मैं एक बिजनेस में ज्वाइन करूंगा और लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, और चलते चलते एक दिन हमारे घर में 40,000 आएंगे, और 40,000 आएंगे तो हम सब धनवान हो जाएंगे। तो भाई साहब ने कहा तू सीधा बहुत है। गया था नौकरी ढूंढने, उठा के पता नहीं क्या लाया है। ये सारी चीजें होती नहीं है। उसके बाद हमें लगा कि अभी टफ है, ये डिसीजन लेना टफ है। फादर को समझाएंगे तो हो सकता है उनको भी समझ में नहीं आए, क्योंकि आदमी का क्या होता है ना, आदमी ज्यादातर फैमिली में अर्निंग मेंबर होता है, और मेहनत कर करके, टफ काम कर करके वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए उसको इजी बात समझ में नहीं आती। तो हमने एक निर्णय किया कि हम फादर को नहीं समझाएंगे, ये बिजनेस हम अपनी माताजी को और बाबी जी को समझाएंगे, क्योंकि लेडीज है, उनको पैसे से थोड़ा ज्यादा प्यार होता है। तो मैंने जब उनको समझाया तो उनको एक चीज समझ में आई, अच्छा इस तरह 40,000 आएंगे, और मेरी तरह वो भी नहीं सो पाए। उन्होंने जैक लगाया, अपने को 40,000 मिले, अपने को पैसे मिले ज्वाइनिंग के। उस समय आई थिंक 4200 होते थे। हम जल्दी से गाजियाबाद गए, और हमारे दोस्त ने हमें ज्वाइन कराया वहां ऑफिस में ले जाके। हमारी ज्वाइनिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से हुई। तो जब हमने कंपनी का ऑफिस पहली बार देखा तो हमें थोड़ा सा फेथ हुआ कि हम कोई ऐसी वैसी जगह पैसे नहीं लगा रहे हैं। एक ऑफिस है इस कंपनी का, कुछ सामान देती है ये कंपनी। और एक किट हमें पकड़ाया, एक सफेद रंग का डिब्बा होता था उस समय, अब तो बिल्कुल बदल गया है वो परिदृश्य। तो जैसे ही किट हमारे हाथ में आया, हमें पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि आज जिंदगी हमारे हाथ में है, अब हम उस बॉस की नहीं सुनेंगे ज्यादा दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं सुनेंगे, कुछ दिन नहीं सुनेंगे, क्योंकि नौकरी अभी भी हमने करने का डिसीजन ले लिया था कि हम इस नौकरी को जारी रखेंगे। और शाम को हमारे दोस्त ने हमें एक ओपन मीटिंग दिखाई। आपके यहाँ ओपन मीटिंग होती है? इसी तरह की मीटिंग पहले गाजियाबाद में हुआ करती थी, हमारे आसपास कहीं नहीं होती थी, गाजियाबाद होती थी। तो उस मीटिंग को जब हमने शाम को देखा तो हमारा विश्वास थोड़ा सा और बड़ा हो गया। हमने देखा उस बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, सीए, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, बड़े बिजनेसमैन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग उस बिजनेस में थे। तो हमें ऐसा लगा कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन करके कुछ गलती नहीं कर रहे हैं। और जब हम गाजियाबाद से वापस आए लौट के दूसरे दिन, तो हमने, जब भी कोई आदमी इस बिजनेस को पहली बार देखता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आते हैं, कुछ नाम आते हैं कि उनको तो मैं जाते ही ये बिजनेस दे दूंगा। आपको लगता है ऐसा जो लोग पहले से बिजनेस में है? यस। जब आपने पहली बार इस बिजनेस प्लान को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि वो मिस्टर एक्स मेरा लंगोटिया है, वो तो इस बिजनेस के लिए मना ही नहीं कर सकता, वो अगर आधी रात को बुलाऊं तो बिजनेस मेरे किसी भी काम में आ जाता है, इस बिजनेस को मना क्यों करेगा। तो मुझे भी ऐसे कई लोगों के नाम मेरे दिमाग में आए कि ये सब लोग तो जाते इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इस बिजनेस को कोई मना नहीं करेगा, मेरे घर पे ज्वाइन करने वालों की भीड़ लग जाएगी,
क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इतनी कम लागत में एक बिजनेस, खर्चे से कमाई, खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, ऐसे बिजनेस को कौन मना करेगा। मैं गाजियाबाद से चल के घर पे आया और बहुत अच्छी घटना क्या हुई, जो मेरा बहुत ही नजदीकी दोस्त था, जिसके बारे में मैं सबसे पहले सोच रहा था इस बिजनेस को उसको समझाने के लिए कि उसके घर जाके समझाऊंगा, वो मुझे घर पे ही बैठा मिल गया, मेरे घर पे ही। तो अगर कोई चीज आप रास्ते में सोचते आ रहे हो और वो चीज आपके सामने मौजूद हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उसको देखते ही उछल पड़ा, मैंने कहा वेरी गुड, मैं तो तुम्हारे घर आने वाला था, आप तो यहीं बैठे मिल गए, एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो अब जिंदगी में कष्ट बचेंगे ही नहीं। तो उसने कहा जल्दी बता। तो अपने को बताना तो क्या था, जैसा वहां तो मीटिंग देख के आए थे, लेकिन आदमी जब एक बार मीटिंग देखता है तो उसको सारा प्लान समझ में थोड़ी आता है। तो मैंने उसको बताया, देख एक बिजनेस है जिसमें मैं बढ़ गया हूं, तेरे को बढ़ना है, कुछ लोग बनाने हैं, और ऐसे बनाते 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 एक दिन क्या होगा, हमारे घर में 40,000 आएंगे और हमें इस नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी। आपके हिसाब से वह दोस्त जो आपके हर सुख दुख में काम आ रहा है, आधी रात को बुलाओ तो पहुंच जाता है, जो कहो वो करने को तैयार है, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। उसने नहीं किया, उसने कहा इस तरह की चीजें चलती नहीं है। तो मेरे को लगा कि क्या गड़बड़ है, इतना प्यारा काम बताया है, इतना अच्छा दोस्त है, इसको बोलते जमीन नीचे से निकलने लगी। उसी के साथ हमारे भाई साहब का एक दोस्त भी बैठा हुआ था। मैंने इसको कहा आप बताओ, आपको तो अच्छा लग रहा है? बोले अपने को भगवान ने एक वरदान दिया है, अपन जिस काम को शुरू करते हैं वो काम ही बंद हो जाता है। मैंने कहा भाई साहब आप इसको शुरू मत करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इसमें जिंदगी है, आप शुरू कर दोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। एक्चुअली वो गलत नहीं था, उसने इस बिजनेस से पहले बहुत सी स्कीमें करके देखी थी, और जिस आपको पता है स्कीम की उम्र कितनी सी होती है, किसी की 1 महीने, किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, इससे ज्यादा स्कीम मैक्सिमम 1 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं होती है। तो वो भी इस बिजनेस को ऐसा ही समझ रहा था और हमें कुछ ज्यादा पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में। उसके बाद हमने एक आदमी से बात करी जो हमारा बहुत ही अच्छा रिलेटिव था। हमने उसको कहा देखो एक बहुत ही प्यारा काम लेके आया हूं, समझाते बहुत एक्साइटमेंट से थे, परिणाम की चिंता नहीं होती थी, जोर पूरा लगाते थे। तो हमारे रिलेटिव ने हमें कहा देख विनोद, मैं अपना समझ के एक नेक सलाह दे रहा हूं, अभी आपका कैरियर बिल्ड करने का टाइम है, और अगर अभी आप ऐसी वैसी चीजों में भटक गए तो जिंदगी भर बहुत पछताओगे। वो भी सही थे, वो सही इसलिए थे क्योंकि जो चीज मैं देख के आया था वो देख नहीं पा रहे थे, मैं उनको वो चीज दिखा नहीं पा रहा था। बस उनकी गलती क्या थी, मैं उनको जहां ले जाना चाह रहा था वहां वो जा नहीं पा रहे थे। उसके बाद एक आदमी को फिर बात की मैंने, देखिए कितना अच्छा काम है, इसमें एक समय के बाद आपके पास टाइम की फ्रीडम होगी, आपके पास बहुत समय होगा, आपके पास सिक्योरिटी होगी, पैसे के लिए आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, और मनी होगा, बहुत मनी होगा आपके पास, मनी टाइम सिक्योरिटी का पैकेज है ये बिजनेस। तो मेरे उस साथी ने कहा देख भाई मनी और टाइम का तो पता नहीं, सिक्योरिटी जरूर है, जब अंदर हो जाएगा। अंदर भी हो जाते पता है ऐसे काम में, स्कीम्स जब जाती हैं तो कुछ लोग उसमें अंदर भी हो जाते हैं। उसके बाद हमारा एक जूनियर था जो कॉलेज में डी फार्मेसी कर रहा था, मैंने उसको ये बिजनेस समझाया। मैंने कहा देखो कितना प्यारा काम है, हम सब भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उस हॉस्पिटल, कभी उस हॉस्पिटल, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये करते हैं, कभी उससे झूठ बोलते हैं, टारगेट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना प्यारा काम है। तो उसने कहा देख तेरे को अब पता चला है, मेरे पास तो अलवर में सबसे पहले आया था। मैंने कहा फिर किया क्यों नहीं इतना प्यारा काम? बोले इसलिए नहीं किया, मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर दे। उनका क्या होगा जो सबसे लास्ट में आएंगे? खुद की नहीं सोच रहा है, किनकी सोच रहा है? जो सबसे लास्ट में आएंगे। आप मुझे बताओ, भारत की आबादी 120 करोड़ है ना? भारत में टोटल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक्टिव एमवे डिस्ट्रीब्यूटर 6 लाख हैं,
भारतीय आबादी के 0.06%, कितने 0.06%। दुनिया में टोटल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं 40 लाख। कितने हैं? 40 लाख। अगर जितने दुनिया में हैं, मैं ये मान लूं एक दिन भारत में होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग इस बिजनेस में होंगे? 0.4%। हेलो, समझ में आ रहा है आंकड़ा? 0.4% लोग इस बिजनेस में होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर 99.6% लोग इस बिजनेस में नहीं होंगे, तो भी जो आदमी आज इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले रहा है, वो 100% इस बिजनेस में करोड़पति होगा। 100%। क्योंकि 99.6% का मतलब यह है कि अगर 200 में से एक आदमी भी इस बिजनेस को करने का निर्णय लेगा, अगर भारतीय आबादी आज जहां है वहीं रुक जाए, तो वो हम होने नहीं देंगे। ठीक है? तो इसका मतलब इस बिजनेस की संभावनाएं अपार हैं। हमें समझ में आया, लेकिन हमारे उस दोस्त को आज तक समझ में नहीं आया। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे उसकी लाइफ में और हमारी लाइफ में डिफरेंस क्या है आज के दिन। फिर उसके बाद, क्योंकि हमें जुनून सवार हो गया था इस बिजनेस का, हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें ये बिजनेस करना ही है। हम लगे रहे। हम फिर एक जगह प्लान दिखाने गए। 2-3 लोगों को हम प्लान दिखा रहे थे, और जिनको प्लान दिखाने गए थे उनके साथ एक साथी थे जो उनके पड़ोस में रहते थे। वो वहां पर प्लान देखने ऐसे ही आ गए, हमने नहीं बुलाया, वो खुद ही प्लान देखने आ गए। जिनको दिखाने गए थे उनको समझ में नहीं आया, और जो ऐसे ही आ गए थे उन्होंने पता है क्या कहा? मुझे करना है। फिर वही बात, ये बिजनेस उसी को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान की क्या होती है? असीम कृपा होती है। और हमें बहुत शुरू में बहुत जल्दी एक बात समझ में आ गई थी इस बिजनेस में, कि आप जितने लोगों से बात करोगे सारे लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और समझ में आ गई थी, सारे लोग मना भी नहीं करेंगे। फर्स्ट डे हमने 11 लोगों से बात करी, एक आदमी ने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। यहां पर आपके लिए मैसेज ये है, कोई करे या ना करे, अगर आप लगे रहे और आपके ड्रीम स्ट्रांग है, आप पर जुनून सवार है, तो कोई ना कोई एक शख्स आपका जैसा आपको मिल जाएगा। और जिस शख्स ने ज्वाइन किया उसका नाम है शेष गणेश भाटी। और आज ये कपल शेष गणेश एंड गीता भाटी हमारे इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है। उसके बाद एक से भले 2, हम 2 हो गए। कभी हमारी मोटरसाइकिल और वो पीछे, कभी उनका स्कूटर और हम पीछे, और दोनों चल देते थे इस बात की परवाह किए बगैर कौन मिलेगा, कहां मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा, करेगा या नहीं करेगा। और चलते चलते वही कार्यक्रम, लोगों से बात करना। फिर उनके लिए भी लागू हुई वही बात, जब आप लगे रहते हो तो कोई आपका जैसा एक आपको मिल जाता है। एक शख्स मिले, उनको हमने प्लान दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, प्लान हमारे भाटी जी ने दिखाया। और भाटी जी ने प्लान ऐसा प्यारा दिखाया कि पैसे आने की बजाय पैसे जा रहे थे। जिसको प्लान दिखाया वो समझदार आदमी था, उसने कहा यार तो उल्टा हो रहा है। बोला ये नहीं पता आता है या जाता है, मेरे को उन्होंने बताया, मैं तेरे को बता रहा हूं, तेरे को करना है नहीं करना है। उसने कहा चल तू यार मेरा दोस्त है, तू जिंदगी भर मेरे साथ रहा है, तेरे विश्वास पे मैं इसको कर लेता हूं। तो भाटी जी का जो किट था वो उन्हीं के घर पे आया था। तो हम दोनों, मैं और भाटी जी बहुत एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके। हमने कहा देखो इस किट में एक सामान निकला है, सामान का नाम था LOC। हमें ये नहीं पता था क्या काम आता है, किस तरह से काम में आता है। हमने ये सुना था कि ऑल पर्पस क्लीनर है। तो हमने कहा कि ये तुम्हारे घर के सारे कपड़े साफ कर देगा। तो उनके माता जी ने क्या किया, उनके घर में जितने भी सबसे ज्यादा गंदे कपड़े थे वो सारे एक बाल्टी में भिगो दिए। हमने उसमें एक ढक्कन LOC डाला, कपड़े साफ होने नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदे कपड़े थोड़ी साफ करेगा। नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी फेथ पर उस दोस्त ने ज्वाइन किया। और उस दोस्त का नाम है ईश्वर सिंह एंड निर्मला यादव। और आपको पता है वो आज किस लेवल पे हैं? वो इस बिजनेस में सफायर हैं, और इसी साल आप उनको 100 देखेंगे।
डजंट मैटर आप क्या दिखाते हैं, डजंट मैटर आप क्या बताते हैं, अगर आपकी दिल साफ है, आपकी इंटेंशन सही है, आपकी सोच ये है कि अगर ये इस बिजनेस में आ जाएगा तो इसका भी भला होएगा, तो डेफिनेटली कुछ लोग आपके साथ आएंगे। उनके फेट पर एक आदमी ने ज्वाइन किया, उस कपल का नाम है सतवीर सिंह एंड स्नेहलता चौधरी, वो इस बिजनेस में प्लेटिनम है। जब हम इस लैग को डेप्थ ड्राइव कर रहे थे तो बहुत नीचे जाके एक कपल हमें मिले जिनके अंदर बहुत जुनून था इस बिजनेस को लेके, जिंदगी के प्रति वो बहुत आसान्वित थे, इस बिजनेस को करना चाहते थे, अपलाइन से ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पा रही थी। हमने उनको पकड़ के हमने डेप्थ ड्राइव की और उस शख्स का नाम है राजनर सिंह एंड हेमलता तलवार, वो इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है। इसी लैग में एक फाउंडर प्लेटिनम और है, नम्रता एंड ब्रजेश श्रीवास्तव। आज के दिन ये बहुत बड़ी लैग है, हम सब लीडर्स के नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें कितने ही फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, कितने प्लेटिनम्स हैं, कितने ही सिल्वर्स हैं, और ये बहुत बड़ी लैग है हमारी। एक छोटा सा डिसीजन किसी आदमी का आज कितना बड़ा हो जाता है। उसके बाद जब हम शुरू में इस बिजनेस को कर रहे थे तो फर्स्ट मंथ टारगेट था हमारा 3% होना, उस समय 3% होता था, अब 6% है, और 200 पीवी पर उस समय 3% होता था। आज कहां पहुंच गया मैं आपको बताता हूं। हमारे वो भाई साहब इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है। आज उस सिस्टर के जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल चुका है और वो सिस्टर आज इस बिजनेस में एमरल्ड है। नाम है उनका सुबीर सिंह एंड संगीता सिंह सिनवार। और उस कपल के थ्रू न जाने हमें कितने ही लोग मिले। उनके भाई साहब हैं पुष्पिंदर सिंह जी जो प्लेटिनम है, महेंद्र सिंह जी जो उनके दोस्त थे वो प्लेटिनम है। और उसके बाद एक कपल इस बिजनेस में आए जिसने इस बिजनेस का सिनेरियो ही बदल दिया, और उस कपल के लिए आप तालियां बजाइएगा बहुत जबरदस्त। उनका नाम है गोपी चंद एंड सावित्री देवी। ये कपल हमें मिले, हमने इनमें जुनून देखा, हमें लगा कि ये शख्स जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और जो हमें लगा वो उन्होंने सच किया। आज उनकी वजह से न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियों में यू टर्न आ गया है, न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी हो गई है, न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी हो जाएगी। और जब उस लैग को हम बिल्ड कर रहे थे, हम और गोपी जी साथ साथ, तो एक स्टूडेंट इस बिजनेस में आया।